नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि हम जान रहे हैं, जान तो काफी दिन से रहे हैं। और क्या जान रहे हैं भैया? जान ये रहे हैं कि हम अपने इस चैनल के ऊपर, जिसका नाम क्या है, फिजिक्स विद सारस्वत। जी हाँ, नाम अगर सही सुना है तो सही जगह पर पहुंचे हैं, नहीं सुना है तो आप गलत जगह पहुंचे हैं। इस चैनल के ऊपर हम लगातार कई दिनों से मतलब लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया, लगातार क्लास 12 फिजिक्स की जो है वो चर्चा बनाए हुए हैं। 1 महीना पहले लगभग हम इस रथ को लेकर के निकले थे और न जाने कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हमने अब तक डिस्कस कर डाले हैं। अभी भी जो है इसकी जो गतिविधि है वो थमी नहीं है। ये आगे की तरफ जो है बढ़ता हुआ एक तरीके से रथ है हमारा, जो जा करके 2027 बोर्ड से टकराएगा। और वहां टकराने के बाद में पता चलेगा कि भाई आखिरकार जो पोटेंशियल नाम की चीज है, जो इस चैप्टर में हम लगातार आगे डिस्कशन में लेकर के आएंगे। और जो हमने पोटेंशियल वाले चैप्टर में भी पढ़ा कि वो आखिरकार आप में कितना है, हमारे अंदर कितना है, कंटेंट क्वालिटी कैसी है, समझाने का तरीका कैसा, ये सारी चीजों का जो रिजल्ट है वो हमें 2027 बोर्ड में देखने को मिल जाएगा। उम्मीद तो यही है कि रिजल्ट रिस्पांस जो है वो अच्छा देखने को मिले, और उसके लिए जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी आपको भी करनी पड़ेगी। इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम एक और धमाकेदार टॉपिक लेकर के आए हैं, और वो टॉपिक क्या है हमारा, ओम्स लॉ। और इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, हालांकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम दोनों को यहीं पे कवर कर लेंगे। ओम्स लॉ तो पढ़ना ही है कि ओम्स लॉ क्या होता है, साथ ही ये भी जानना है कि ओम्स लॉ तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पर जो है वो आखिरकार क्या होगा। अगर इसको हम थोड़ी सी इजी वे में या फिर इजी लैंग्वेज में बात करें तो ये एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिराइव ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या फिर हिंदी में अगर हम कहें कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति जो है वो हमको करनी होती है। तो शुरुआत करते हैं इसकी कि ओम्स लॉ आखिरकार है क्या। चलो, मान लो कि तुम्हारे पास में कोई एक कंडक्टर है, ठीक। अब उस कंडक्टर में V पोटेंशियल जो है वो तुमने दिया। अब पोटेंशियल V देने पर हुआ क्या, उसमें I करंट जो है वो फ्लो कर गई। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी कंडक्टर में V पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो जितना पोटेंशियल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे उसी के प्रपोर्शन में हमारी जो करंट I है वो I करंट क्या होगी, यहाँ पर बनेगी। ऐसा ओम हमसे कहते हैं। अब यहां पर ये जो पोटेंशियल यानी कि जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भैया किसके, यहाँ पर करंट के, यानी कि आई के। लेकिन ये हो कब रहा है? हो ये तब रहा है जब हम किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में, यानी कि जैसे कि उसके टेम्परेचर में, वॉल्यूम में, है ना, एरिया में, किसी भी टाइप का कोई भी जो चेंज है वो चेंज हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक कांस्टेंट जो है वो आएगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा भाई? वो कांस्टेंट होगा हमारा आर, यानी कि रेजिस्टेंस। अब यहीं से एक फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला क्या है, V अपॉन में I इज इक्वल टू कैपिटल आर। यही कैपिटल आर हमारा रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक भाई। तो जो पोटेंशियल है और जो करंट है, इन दोनों का रेशियो हमारा एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। और यही तुम्हारा फॉर्मूला या यही लॉ जो है वो क्या होता है भैया, ओम्स लॉ होता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात जो है ओम ने हमको यहाँ पे नहीं बताई, बस इन्होंने इतना बताया कि अगर हम किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं करते हैं तो कंडक्टर के एंड्स पर अप्लाई किया गया जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल की वजह से उसमें करंट जो है उसी प्रोपोर्शन में क्या होगी, फ्लो करेगी। या हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर में अप्लाई किया गया पोटेंशियल उसमें बहने वाले या उसमें फ्लो करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिससे एक रूल जो है वो हमको यहाँ देखने को मिला कि वो रूल क्या है, V अपॉन आई इज इक्वल टू कैपिटल आर है। हिंदी में क्या कहेंगे, किसी भी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना अगर हम चालक के
दोनों छोरों पर या फिर दोनों किनारों पर विभवांतर जो है वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो उसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो विभवांतर के क्या होगी भाई, अनुक्रमानुपाती होगी। उससे रिलेशन जो है वो तुम्हारा निकल के आया है। तो ये तो था हमारा ओम्स लॉ। लेकिन भाई एग्जामिनर जो है बहुत ही चालबाज आदमी है ना, वो तुम्हारे दिमाग से खेलता है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पढ़ के कितना आए हो, उसको ये फर्क पड़ता है कि तुम्हारी जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस आखिरकार है कैसी। भाई ओम्स लॉ तो हमने जाना कि भाई ओम्स लॉ है क्या, बट वो इंटर लेवल पे तुमसे थोड़ी ना पूछेगा। हाई स्कूल लेवल पे इतने से काम चल जाता, लेकिन इंटर लेवल पे वो कहेगा चलो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ के आए हो। हमने बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि अगर पोटेंशियल किसी कंडक्टर के एंड्स पर जो है अप्लाई किया गया, विभवांतर जो है किसी चालक को अगर तुमने दिया है, तो उस के आधार पर, उसके बेसिस पर जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है वो किस स्पीड से जो है वो ड्रिफ्ट करते हैं, किस वेलोसिटी से जो है वो ड्रिफ्ट करते हैं, उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर अपवाह या फिर अनुगमन वेग कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। अब उसी के बेसिस पर हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि ओम्स लॉ जो है वो हमको यहाँ पर निकाल के बताना है कि उसके बेसिस पर ओम्स लॉ आखिरकार होगा क्या। एक छोटा सा फिगर है उसको बनाते हैं। मान लो कि ये हमारे पास में एक कोई कंडक्टर है, ठीक। हमने कहा कि ये कंडक्टर है और इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो स्मॉल एन है। चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि चार्जेस के जो नंबर्स हैं वो स्मॉल एन है यहाँ पर, और इस कंडक्टर में आई करंट जो है वो फ्लो कर रही है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कितना है, कैपिटल ए है। अब जो यहाँ पर चार्जेस होंगे यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये तुम्हारे कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड पर क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। कब फ्लो करेंगे, जब हम यहाँ पर वी पोटेंशियल इसके एंड्स पे अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब तुमने कंडक्टर को वी पोटेंशियल प्रोवाइड किया, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए, और इसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, उनके नंबर जो है वो स्मॉल एन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर स्मॉल ई है, और ये तुम्हारे वीडी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि इनके बीच की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो वीडी है। तो यहाँ पर करंट क्या होगा, यहाँ पर एक रिलेशन पढ़ा कि I इज इक्वल टू एन ई ए, इसके बराबर होगा भैया वीडी के बराबर होगा। अभी के लिए इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट जो है वो बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमने कहा कि ये जो कंडक्टर की लेंथ है, ये कंडक्टर की लेंथ हमारे पास में कितनी है भाई, स्मॉल एल है। अब पोटेंशियल तुम दोगे इस पूरी लेंथ को, तो पोटेंशियल देने पर होगा क्या, कंडक्टर के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाएगी, या कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगी E इज इक्वल टू वी अपॉन में स्मॉल एल। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब बात आती है कि भाई ये E इज इक्वल टू वी अपॉन में एल जो है वो आया कहां से। हमने तुमको बताया था कि कैपेसिटर के बारे में, कि दो कैपेसिटर प्लेट के बीच के डिस्टेंस अगर स्मॉल डी है और उन पे जो चार्ज है वो चार्ज तुम्हारे प्लस क्यू और माइनस क्यू है, उन दोनों को स्मॉल डी डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया। अगर उनके बीच में पोटेंशियल V है तो वहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकला था। वो रिलेशन क्या था भैया, वो था E इज इक्वल टू वी अपॉन में D था, ठीक। अब यहां पर बात ये आती है, क्या बात आती है भाई, कि जब तुमने पोटेंशियल दिया, ठीक, और पोटेंशियल देने पर हुआ क्या, करंट इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एंड से दूसरे एंड पर फ्लो करने लगे। चार्जेस जो है वो एक एंड से दूसरे एंड पर फ्लो कर रहे थे। अब जब फ्लो कर रहे थे तो इसका मतलब कि वहां पे कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ही बनेगी, है ना। हालांकि जब कंडक्टर के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं तो वहां पर तुम्हारा एक कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो जनरेट होता है। ये बात हम अभी मैग्नेटिज्म में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें जो की पॉइंट पकड़ना है वो क्या पकड़ना है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर में बन रही है, जिसके लिए फॉर्मूला हमने क्या निकाला, E इज इक्वल टू वी अपॉन में एल। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन चार्जेस के ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो भैया लगेगा,
और वो फोर्स यहां पर क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। यहां पर Q का काम जो है वो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यानी कि E कर रहा है। तो हमने कहा कि जो फोर्स यहां लगेगा वो फोर्स क्या लगेगा, स्मॉल e इंटू का कैपिटल E। हो गई बात यहां पर। अब ये जो इक्वेशन सेकंड है, यहां से E की वैल्यू उठा करके जरा इसमें पुट करो। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो F इज इक्वल टू स्मॉल e और E की वैल्यू V अपॉन में क्या है, स्मॉल है। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक भाई, ये हमने जाना। अब यहां पर हो क्या रहा है, देखो लगातार जब हम पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, इनके एंड पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर तुम्हारा एक्सेलरेट करेगा, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो त्वरण आएगा। अब एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला, जब हमारे पास में फोर्स हो, ठीक, तो हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से जो है वो ये बात जानी कि F इज इक्वल टू क्या होता है, m में होता है। तो A की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, F अपॉन में m के इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा F अपॉन में स्मॉल है। अब इक्वेशन थर्ड से जरा यहां पर वैल्यू इक्वेट करो F की। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक भाई, तो A इज इक्वल टू भैया क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा EV अपॉन में ML, ये निकल के आएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। धीरे धीरे ये डेरिवेशन तुम्हारा बड़ा होता जाएगा। बड़ा क्या मतलब, इतना बड़ा नहीं है कि भाई हम इसको कर ना पाए, आसान सा ही। अब ध्यान दो कि कंडक्टर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, जब इनके बीच में जब कोलिजन होगा, तो कहीं ना कहीं इनकी वेलोसिटी में जो है वो चेंज आएगा। और जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पे वेलोसिटी कम होगी, कहीं पे जो है वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वेलोसिटी से ये खुद को एक्सेलरेट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन इनका डाउन भी हो जाता है, इसी को हम यहां पर नाम दे रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कह देते हैं कि वो वीडी है। अब ये जो वीडी है, यानी कि जो वेलोसिटी है, ये किसी ना किसी टाइम के रिस्पेक्ट में जो है यहां पर बदलेगी। और हम ये बात जानते हैं, क्या बात जानते हो भैया, कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम के क्या होता है, इक्वल होता है। यहां पर वेलोसिटी को हमने कहा कि वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि वीडी है। तो वीडी की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, देखो शुरुआती दौर में तो ड्रिफ्टिंग हो नहीं रही थी, क्योंकि भाई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया गया, तो वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और अगर टाइम पीरियड हम यहां पर कह दें कि टाउ है, टाइम इंटरवल टाउ है, तो एक रिलेशन यहां से बन करके आएगा, और वो रिलेशन क्या होगा, ए टाउ। भाई कोलिजन तो काफी सारे होंगे, तो हम कहां तक कि उनको ऐड करेंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने जो है सब कुछ है, तो हमें इस बारे में ज्यादा विचारने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल सी एक बात ध्यान रखो कि जब कोलिजन होगा, तो कहीं ना कहीं जो वेलोसिटी में चेंज है, यानी कि उनके वेग में चेंज है, वो कहीं ना कहीं आएगा। और वेग में चेंज आएगा तो कहीं ज्यादा होगी तो कहीं कम होगी, और ये जो चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में है, इसलिए ये तुम्हारा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण के बराबर हो जाएगी। अब ये जो ए की वैल्यू निकाले हो, जरा यहां पर ये पुट कर दो। फिर से वही बात कि फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, तो VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा EV अपॉन में ML, और ये हो गया हमारा टाउ। ठीक, इक्वेशन कौन सी आएगी, ये आएगी फिफ्थ। अब यहां से हमें करना क्या है, देखो VD की वैल्यू मिल चुकी है। अब VD की वैल्यू अगर मिल चुकी है, तो एक काम करते हैं, इसको उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में यहां पर इक्वेट करते हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमको क्या करना है, ओम्स लॉ यहां पर डिराइव करना है। तो निकालते हैं भाई। तो I इज इक्वल टू NEA, और VD की वैल्यू क्या है, VD की वैल्यू है EV अपॉन में ML इनटू का टाउ। तो I इज इक्वल टू, देखो E और E मिलकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E स्क्वायर इनटू का A, और ये तुम्हारा V अपॉन में ML और इनटू का टाउ।
एक काम करो, इस v को उठा करके इसके अपॉन में ले आओ, यहां ले आओ, तो I अपॉन में v इज इक्वल टू क्या हो गया, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन में क्या हो जाएगा, ml। लेकिन ओम्स लॉ तो v अपॉन आई के इक्वल होता है, तो इसको पलट दो, तो ये हो जाएगा v अपॉन में i इज इक्वल टू ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब देखो भाई, मास कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, नंबर ऑफ चार्जेस कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है और टाइम इंटरवल भी यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर पैटर्न है ml अपॉन में एन स्क्वायर टाउ, ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। हम कह रहे हैं कि ये जो ml अपॉन में एन स्क्वायर ए टाउ है, इसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है भैया, ये कांस्टेंट है, इसको r कह दो। ठीक, अब जब हमने इसको r कह दिया, सब कुछ अगर कांस्टेंट है, तो v अपॉन में i जो है वो क्या होगा, r के बराबर, जो कि एक क्या है भैया, ये कांस्टेंट है। और यही तो हमारा क्या है, यही तो ओम्स लॉ है। ये तो हमने पढ़ा कि v अपॉन में i जो है वो तुम्हारा r के बराबर होगा, तो इसी को ओम्स लॉ कहेंगे, जो कि एक कांस्टेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये बात हमने यहाँ पे प्रूव कर ली कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पर पहले हमने vd की वैल्यू निकाली अलग अलग तरीके से, भाई जो जो यूज हो रहा था, उसके बाद में इसको उठा करके यहाँ पे इक्वेट कर दिया। जब हमने इसको इक्वेट किया तो हमको हमारा रिलेशन जो है वो तुमको मिल गया। कहीं कहीं पे डायरेक्ट ये बात कह देता है कि प्रूव दैट r इज इक्वल टू ml अपॉन में एनी स्क्वायर ए टाउ, ये जो है ये प्रूव करके हमें बताइए। तो ऐसे ही करना है, कोई भी चेंजेस जो है वो यहाँ पर है। तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का हमने यहाँ पर कवर कर लिया, हो सकता है कि आपके पेपर में जो है वो देखने को भी मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को एक बार दबा करके शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि डेरिवेशन समझ में आया है कि नहीं आया है। नहीं आएगा दोबारा समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।